अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू K.F बायो हब। कल हमने बायोलॉजी की जो ब्रांचेस थी वो हमने ऑलमोस्ट हाफ कवर कर ली थी। सो आज हम बाकी की जो रह गई हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट जो हमने पढ़ी थी वो हमने जेनेटिक्स पढ़ा था। सो नेक्स्ट इज़ पैलेंटोलॉजी। इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स की स्टडी के साथ डील करती है। ठीक है, तो हमारे पास फॉसिल्स क्या होते हैं बेसिकली अगर हम देखें, फॉसिल्स कहते हैं रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, जब होते हैं मर जाते हैं तो हज़ारों साल बाद जो उनके रिमेन्स रह जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास फॉसिल्स होते हैं जो प्रिजर्व्ड रह जाते हैं। ठीक है, और फॉसिल्स की एग्जांपल में हमारे पास आती हैं जैसे कुछ एनिमल डाई कर गए, ठीक है, उनके मरने के बाद उनकी कुछ बोन्स जो हैं वो रह गई। इसी तरह जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं, उन कुछ एनिमल्स के शेल्स रह गए, कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट्स हैं जो प्रिजर्व्ड फॉर्म में है हमारे पास। एक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आती है फॉसिल्स की, वूली मैमोथ। ठीक है, वो भी आप राइट कर सकते हैं, वैसे आपकी बुक में नहीं मेंशन। वूली मैमोथ एक एलिफेंट के जैसा, एलिफेंट के एंसेस्टर कह लो, वो एलिफेंट के जैसा एक एनिमल था जो कि अब एक्सटेंट हो चुका है। उसके प्रिजर्व्ड, पूरे के पूरे प्रिजर्व्ड बॉडी जो है हमें मिलती है अंटार्कटिका वाली साइड पे जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। ठीक है, और बर्फ़ के अंदर उसकी जमी हुई बॉडी प्रिजर्व्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली ये फॉसिल्स होते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हमें जानने को मिलता है जब हम पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब कि एक एनिमल किस तरह से इवोल्व हुआ है, पहले वो क्या था, फिर टाइम के साथ साथ उसके अंदर क्या चेंजेस आई, उसने अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से सर्वाइव किया, और इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर उसकी बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आई, और किस तरह वो दूसरे एनिमल से इवोल्व हुआ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जाम्पल में से हमें क्या, डायनासोर के फॉसिल्स। डायनासोर के फॉसिल्स जो हैं प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स। ये बताते हैं कि हमारे पास जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं जैसे लिजर्ड्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्रोकोडाइल हैं, टर्टल है, ये रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, टेट्रापोड्स ऐसे टेट्रापोड्स जिनकी स्किन जो है वो स्केली स्किन्स होती है, स्केल्स होते हैं, हार्ड स्किन है उनकी। ठीक हो गया, और वो एग ले करते हैं। तो बेसिकली इतनी डेफिनेशन रेप्टाइल्स की अभी के लिए ठीक है। तो बहुत जाइंट रेप्टाइल्स हमें देखने को मिलते थे बहुत पहले ज़माने में। तो डायनासोर्स भी थे, रेप्टाइल्स थे, और अब के रेप्टाइल्स देखो तो हमारे पास लिजर्ड्स आती हैं स्मॉल साइज़ में, एलिगेटर आता है, ठीक है, क्रोकोडाइल वगैरह आते हैं, टर्टल वगैरह आता है। लेकिन तब के ज़माने में, तब की ईरा में जो है हमारे पास डायनासोर्स बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते। तो ये इस चीज़ का हमें पता चला है कि पहले रेप्टाइल्स का साइज़ जो था वो बहुत बड़ा था। ठीक है, और वो सालों तक इसी तरह के ही रेप्टाइल्स जो है हमें मिलते रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डील करते हैं ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं। बेसिकली हमारे पास मिलियन और ट्रिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी इतनी वेराइटीज़ हैं, तो उनको हम अपनी ईज़ के लिए, अपनी आसानी के लिए हम उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे और उनके डिफरेंसेस की बेस में उनको क्लासीफाई करते हैं ताकि उनको अच्छे से स्टडी किया जा सके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो ये जो ब्रांच है ये इस तरह से डील करती है, इन चीज़ों को डील करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की डाइवर्सिटी किस तरह से है, इसको हम ऑर्गेनाइज्ड किस तरह से करें ऑर्गेनिजम्स को, ताकि हम उनकी डाइवर्सिटी को अच्छे से देख सकें। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर सकें न्यू स्पीशीज़ को, हम स्टडी कर सकें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है जैसे हमारे पास एक ह्यूमन की एग्जांपल लें तो हमें ये देखने को मिलता है, अगर हम अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें, कि हमारे जो मंकीज़ के एंसेस्टर और हमारे एंसेस्टर वो सेम थे। ठीक है, मतलब हमारी इवोल्यूशन साथ साथ ही हुई है। तो इस तरह से हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी टैक्सोनॉमी में स्टडी कर सकते हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे आ जाएगा हमारे पास, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी। एनिमल्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, स्पीशीज़ बना देंगे, क्लासेस बना देंगे, और आफ्टर डैट हम उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फिर आती है हमारे पास
इकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये चीज़ को स्टडी करने को हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, अब एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके इन्वायरमेंट में बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे और एबायोटिक फैक्टर भी होंगे, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बायोटिक मतलब ज़िंदा, उसका इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंट में ज़िंदा चीज़ें भी होंगी और हवा, पानी और उसका कैलो जो लैंड, ये सब क्या एबायोटिक फैक्टर्स है, ये चीज़ें भी होंगी। उनको इन दोनों चीज़ों के साथ डील करना है, उनको अपने जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ भी डील करना है और दूसरे जानवरों के साथ भी डील करना है, और इसके अलावा हवा, पानी, ये सब फूड, ये सब चीज़ें भी उस पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनके साथ उसका रिलेशनशिप, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास जो इतनी एनिमल्स की वैरायटी है, जब हमें पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से ग्रो कर सकता है इस वाले इन्वायरमेंट में, तो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, हम उसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पसंद का, जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, अच्छे से रह सकता है और अपना नंबर मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो भी आगे होंगी, उनको भी हम डील कर सकते हैं, जब हमें पता है कि ये वाला फैक्टर इस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे फूड चेन का बताया है कि फूड चेन इकोलॉजी के अंदर बेसिकली फूड चेन अच्छा खासा रोल प्ले करती है, उसको आप देखोगे मेजर टॉपिक फूड चेन का होता है। फूड चेन में क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ठीक है, और जो दूसरे वाला है उसको कोई और खा रहा है। एक सिंपल सी फूड चेन की एग्जांपल है कि एक ग्रास है, ठीक है, ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, उस ग्रास होपर को, ठीक है, कह लो कि रैट खा रहा है, रैट को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है। तो ये एक पूरी फूड चेन है, इसको हम फूड चेन बोलते हैं। और तो इस फूड चेन में न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी किस तरह से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र हो रही है, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मेराइन बायोलॉजी। नाम से पता चल रहा है मेराइन, मतलब हम ओशंस में किस तरह से लाइफ एग्जिस्ट करती है और किस तरह से वहाँ पे एनिमल्स ग्रो करते हैं, वो हम देखेंगे। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, कि ओशन में लाइफ किस तरह से है, कौन कौन सी लाइफ वहाँ पे किस किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, ठीक है, जब हम ओशन को स्टडी करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, तो वहाँ पे हमें न्यू स्पीशीज़ भी देखने को मिल सकती हैं। एंड एड्रेस मेराइन कंजर्वेशन इश्यूज़, और किस तरह से हमने उन स्पीशीज़ को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, उनको ख़त्म होने से बचाना है, ये सब कुछ हम कहाँ पे देखते हैं, मेराइन बायोलॉजी में देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोरल रेफ स्पोर्ट अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ मेराइन लाइफ। कोरल रेफ मतलब जो हमारे पास ओशंस के नीचे वाली तहें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास बेसिकली लाइफ एग्जिस्ट ज़्यादा करती है, वहाँ पे हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ मेराइन लाइफ देखने को मिलती है, वहाँ पे बहुत सारे जानदार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़ की स्टडी को, ठीक है, उनकी कोजेज़ सॉरी, और उनका इफ़ेक्ट। पैथोजेंस बेसिकली एक किसी भी ऐसे जानदार को कहते हैं जो डिज़ीज़ कोज करता है, ठीक है, जो डिज़ीज़ कोज करता है। कोई भी ऐसा जानदार जो कोई भी बीमारी फैलाए, उसको हम पैथोजिन बोलते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने देखना है कि बीमारी क्या है, किस वजह से है और उसका क्या इफ़ेक्ट है। पैथोलॉजी हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस, क्या डिज़ीज़ को हम डायग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रिवेंशन, उससे बच सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट जो है स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स केसेस कॉजेज कैंसर। पैथोलॉजिस्ट ये स्टडी कर सकता है कि हमारे पास कैंसर क्या होता है। कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जब भी बॉडी के अंदर जहाँ भी एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी और वो अपने सराउंडिंग सेल पे भी इन्वेड करेगी, यानी हमला करेगी और उनको भी डैमेज करेगी, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। तो इसमें हम कैंसर क्या है, कैंसर की वजह क्या है, उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम पैथोलॉजी के अंदर, एक पैथोलॉजिस्ट इस चीज़ को डील करेगा। नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी।
इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें हम इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास इम्यून सिस्टम क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचर ने एक उसको ऐसा सिस्टम दिया है कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस से, हार्मफुल एजेंट से, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से डिफेंस कर सकता है अपना, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचरली ऑटोमेटिकली मौजूद है, ठीक है। हमारे अंदर भी मौजूद है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, या ऐसा कोई भी हार्मफुल एजेंट हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये इम्यून सिस्टम जो है हम उसके अगेंस्ट काम करता है, उसको किल करता है और हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स में देखें तो सबसे पहले हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास एंटीबॉडीज़ आती हैं। हमारी स्किन जो है वो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट के तौर पे काम करती है, क्योंकि वो बाहर वाले इन्वायरमेंट जो है, बाहर वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस है, रेज़ हैं और भी डस्ट वगैरह है, हमारे इनर ऑर्गन को, हमारे इनर सिस्टम को उस चीज़ से बचा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़, और वो किस तरह से उन डिजीज़ के अगेंस्ट अपना रोल प्ले करते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन। इम्यूनोलॉजिस्ट जो है वो क्या स्टडी करता है, वो स्टडी करता है कि किस तरह से एक वैक्सीन बनाई जा सकती है। बेसिकली वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कोई ऐसा हार्मफुल एजेंट, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने वायरस के लिए वैक्सीन बनानी है तो उस वायरस को ही लिया जाएगा, ठीक है। वो किल्ड फॉर्म में होगा, मतलब किल्ड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में वो वायरस होगा, उसको हम अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करेगी और एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगी, ठीक हो गया। अब एंटीबॉडीज़ का काम क्या है, उस वायरस को मार देना। उसने उसे ख़त्म कर दिया जो कि पहले ही किल्ड था, लेकिन उसने उसको एज अ डेंजर लिया, ठीक हो गया। ये पहले ही इनएक्टिव फॉर्म में था, माइनर सा वो इफ़ेक्ट कॉज कर सकता था, ठीक, तो जिसको उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन बट इन फ्यूचर जब हमारे पास कोई इस तरह का रियल वायरस हमारी बॉडी में आएगा, ठीक है, हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये एंटीबॉडीज़ जो है पहले से इस सिस्टम को पता है, पहले से वो इस वायरस को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं और वो अब उसको ईज़िली किल कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक वैक्सीन का काम होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया है और एक इम्यूनोलॉजिस्ट का काम क्या है, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है कि कोई ऐसी डिज़ीज़ होना जिसमें हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि रियल सेल्स कौन से हैं और जो डेंजरस एजेंट है वो कौन सा है, ठीक है। वो बजाय इसके कि अपने एनिमी को किल करे, वो अपने ही सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ऐसी बीमारी जिसमें हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को किल कर रहा है। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। और अगर हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम को हम किस तरह से बेटर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। बॉडी पे ड्रग्स और उनका इफेक्ट क्या है उसको देखते हैं। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। हम न्यू ड्रग्स बना सकते हैं अगर हमें पहले वालों के बारे में पता है। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डिवेल्प्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो हमारे पास विद टाइम हम ऐसे ड्रग्स बना रहे हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, वायरसेस को कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास हमारी ब्रांचेस का टॉपिक कवर हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।